वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे भारत के जंगी जनून के हवाले से कि भारत पर जंगी जनून ताहाल सवार है। एक बदतरीन शिकस्त का सामना करने के बावजूद जो है भारत इस खौफ में मुब्तला है, शायद वो पाकिस्तान से 5 से 7 गुना बड़ा मुल्क होने के बावजूद कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसी हजीमत उठा सकता है। तो वो जंगी जनून जो उस पर सवार है, उसके हवाले से उसने अपनी जंगी तैयारियां न सिर्फ ज़ोरों शोर से जारी रखी हुई हैं, बल्कि दूसरी जानब अगर हम देखें तो वो जंगबंदी मुआहदे को भी एक्सटेंड नहीं कर पाया अभी तक, और जंगबंदी जो मुआहदा है उसके एक्सटेंड ना होने की वजह से सूरत हाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कशीदा दिखाई देती है। इसके अलावा भारत की जो जंगी तैयारियां हैं, उसने 40,000 करोड़ का जो बजट अपना इजाफा किया है दिफाई बजट में, और उसने वो कैश की सूरत में अपनी अफवाज को दिया है कि वो अपनी जंगी साजो सामान की मजीद खरीदारी करें। तो उस हवाले से जो है सूरत हाल काफ़ी कशीदा नज़र आती है। डितो साहब, ये जो अगर कशीदगी मजीद बढ़ती है और जंगबंदी मुआहदा जो है एक्सटेंड नहीं होता, तो क्या लगता है आपको कि मुस्तकबिल में भारत के साथ जंग का ख़तरा ताहाल मौजूद है? बिल्कुल काशिफ साहब, जंग का ख़तरा भारत जैसे दुश्मन के साथ तो हर वक्त मौजूद रहता है। उसकी वजह ये कि भारत एक बुज़दिल और मक्कार दुश्मन है, लिहाजा ये कभी भी इसको अगर मौका नज़र आता है तो ये मौका जाने नहीं देता। कहीं से भी उसको कोई छोटा सा आसरा मिल जाए तो ये अचानक शेर हो जाता है, फिर जब जूते खाता है तो फिर बिल्ली बन जाता है। अभी ये देखें, हाल ही में जो उनके इक़दाम उठाए गए हैं, ख़ास तौर पे जब इन्होंने जो इतना बजट में इजाफा किया है, फ़ौज को साजो सामान नया लेने के लिए कहा है, और उसके अलावा हालिया जंग में जहाँ जहाँ उसने मार खाई थी वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं उसका तोड़ निकालने के। लेकिन पाकिस्तान की जो जंगी तैयारियाँ हैं उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डाउट नहीं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान के पास से जो चीज़ें मज़ीद दरकार थी वो अभी अरेंज कर ली हैं, और जितनी ताकत हमारे पास इससे पहले थी उससे अभी हमने दुगना कर दिया है। इस वक्त हमें भारत से जंग के हवाले से कोई ख़तरात मौजूद नहीं है कि जंग अगर भारत ने दोबारा मुसलत करने की कोशिश की तो हमें उससे कोई ख़तरा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस वक्त जो दुनिया को देखना है वो ये देखना है कि आखिर कौन ऐसा है जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा खित्ता एक एटमिक जंग के ध्यान पे खड़ा हुआ है। लिहाजा उसे शटअप कॉल देने की ज़रूरत है। शटअप कॉल देने के हवाले से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा सबसे करीबी दोस्त और ब्रदर मुल्क है सऊदी अरब है, उसके अलावा तुर्की है, उसके साथ साथ ईरान है। अमेरिका ने खुलकर उसको शटअप कॉल दे दी है, उसने पाकिस्तान की बात भी की है, पाकिस्तान की हिमायत भी की है। और ट्रंप का जो एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत बड़ी होशियार, बड़ी ज़हीन क़यादत है, और भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ मज़ीद ट्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने ट्रेड करना बड़ा मुश्किल कर दिया है। टेरिफ लगा कर जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उसके लिए भारत ने तजारत बड़ी मुश्किल कर दी है। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हालिया में जो हालिया दौरा किया है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन का, तो उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को भी बुलाया। तो हमारा ये जो बॉर्डर है ये भी सेफ़ हो जाएगा अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबेन जिन मामलात पे कुछ तनाज़ात हैं, ख़ास तौर पे जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं दहशतगर्दों के, जिनको भारत पूरी तरह से फंडिंग कर रहा है, उनको असले से लेके डॉलर्स तक हर चीज़ भारत मुहैया करता है। अगर उसमें रुकावट आ जाती है और हमारा ये बॉर्डर सेफ़ हो जाए तो उसके बाद फिर भारत को घुटनों पे आने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारत को अच्छी तरह से पता है कि चाइना की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा असर रसूख है यहाँ पर, और चाइना पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ तुर्की पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है भारतीय प्रॉक्सी के चक्कर में, वो जिस दिन बंद हो गई उस दिन भारत को बिल्कुल दिन में तारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जैसे उस दिन नज़र आए थे 10 मई को। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत की जो जंगी जुनून है उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया को बहरा ये देखना पड़ेगा कि भारत अपनी चंद इलाकों में सियासत बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे बंदे को
हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। हिंदुस्तान बिलाशुबा एक अच्छा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, लेकिन मोदी की जो एक आरएसएस वाली जहनीत है उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि हिंदुस्तान को भी एटमी जंग के दहाने पे खड़ा किया हुआ है। भारत की 140 करोड़ की आबादी है, तो मेरा ख्याल है उसने 140 करोड़ की आबादी को रिस्क पे लगाया हुआ है। तो मोदी का कोई इलाज ढूंढने की ज़रूरत है। अगर मोदी का इलाज हो जाता है तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात बड़े बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड भी शुरू हो जाएगी और इसके अलावा कश्मीर समेत सिंतास माहदे पे बातचीत भी शुरू हो मैं जाएगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया शहजाद साहब। अगर ये कशीदा सूरत हाल बरकरार रहती है और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से ज़ायद हो गया है कि कशीदा सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है, तो इसका जो जनूबी एशिया की मईशत है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए, जनूबी एशिया की जो मीशत के हवाले से आपने बात की है, बिल्कुल उसके ऊपर असरात तो पड़ेंगे, क्योंकि अब भारत के ज़रिए भी काफ़ी ट्रेड जो थी वो होती थी, अफ़गानिस्तान के रास्ते होती थी, फिर इसी तरह चीन है और पाकिस्तान के ज़रिए। मगर अब चूँकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा जंग हुई है या इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल जारी है, उसमें ज़ाहिर है एशियाई ममालिक में काफ़ी इस चीज़ का असर पड़ेगा। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये जो ममालिक हैं ये करते थे लद्दाख के हवाले से, जो हमारा कॉरिडोर कह लें, एक रास्ता था ओपन जो किसी भी कंट्री की मलकियत नहीं था, उसके ऊपर भारत ने अपनी छावनियाँ बना ली, जिसको काफ़ी हद तक जो है चीन वो क्लियर कर चुका हुआ है। तो इस अगर आप ये कहें कि ये भी एक तरह की तिजारत को नुकसान पहुँचाने की दरिंदर मरदूदी की जो एक दहशत गर्दी है, तो ये कहना बेजा ना होगा। देखें, भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कभी मुखलिस था ना होगा और ना ये कभी रहेगा, हमें इसके हवाले से बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। दूसरा आप ये देखें कि जो अफ़गानिस्तान का TLP का सदर है, सदर इब्राहिम नाम है उनका, उसने मुलाकात की है भारत में वहाँ के वज़ीर ख़ारजा के साथ, और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत का अब ये प्लान है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर BLP को और TLP जो हैं वहाँ की तंजीमें हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाएगा, और उनके ज़रिए जो हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ उनको वो वहाँ पे हथियार दे रहा है और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ताकि अगर कभी फ्यूचर में ये जंग होगी। क्योंकि मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि 23 मई को पूरे भारत में ये तिरंगा यात्रा मना रहे हैं, और उस तिरंगा यात्रा के लिए वो पूरे भारत के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के तो अपना इसको मनाएंगे। और ऐन मुमकिन है कि 23 मई को यही दरिंदर मरदूदी जो वज़ीर आज़म है भारत का, वो ये ऐलान करेगा कि हमने पाकिस्तान के लिए आगे क्या करना है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो इस सीज़ फायर को आगे नहीं चलना देगा, ना वो सिंतास माहिदे को भी उसी तकरीब में ये ऐलान करेगा कि मैं सिंतास माहिदा भी नहीं मानता, वो उसी तकरीब में ये भी मानेगा कि जो हमने कश्मीर के ऊपर करारदाद पास की थी वो ऐन उसी तरह ही रहेगी, मैं उसके ऊपर नहीं चलूँगा। ना वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा, ना वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा जिसका आपने जिक्र किया। तो ये जो 23 मई का दिन है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो मरदूदी है ये इस बॉर्डर के ऊपर जो है अफ़गानिस्तान को हमें इस तरफ से कवर करना चाह रहा है, और जो LOC है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ, वो वहाँ से वो सामने आना चाह रहा है। इसी वजह से आपको ये देखेंगे जैसे डिट्टू साहब ने बताया कि साक डार और चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो तो पहले काबुल में मिल चुके हैं, अब जो है चीन में उनकी मुलाकात हो रही है, तो वहाँ उनको ये यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि अफ़गानिस्तान को कि वो अपना बॉर्डर, अपनी सरहद जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, क्योंकि जब वहाँ पे जो तहरीक है तालिबान और BLA उसको वो मुकम्मल हमायत कर रहा है और उसको पाकिस्तान की सरजमीन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो सही है। मंडला साहब, ये जो पाकिस्तान अपने सफारती वफद हमने पहले भी सेगमेंट में डिस्कस किया, कि आपको क्या लगता है कि सफारती मार्ज पर भारत को रोकने में कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान? देखिए, बात यह है कि रोकने में कामयाब होना या ना होना ये तो लेटर आना है ना, बाद की बात है। हमने तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रखना है। दुनिया जो है वो हमेशा ताकत की तरफ झुकाव करती है, और चूँकि भारत का जो मईशत का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे ममालिक का इंटरेस्ट जो है ना वो बसता है भारत के साथ। उसमें हमारे अरब ममालिक भी हैं, अमेरिका भी है और दूसरे ममालिक हैं। तो मेरा ख्याल है कि सब अपने अपने इंटरेस्ट को बात करते हैं
کہ آج کوئی دنیا کسی کے ساتھ نہیں ہے، سب بینیفٹ کو دیکھتے ہیں کہ کس کو مفادات کس سے زیادہ ہے۔ حال ہی میں یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے گلف کا دورہ کیا ہے تو یہی جو عرب ممالک سعودی عربیہ، قطر ہے، دبئی ہے، ارب ہا ڈالر، کوئی سعودیہ نے میرا ہے 600 ارب ڈالر، کوئی ایک ملک نے 1200، ایک نے 1400، ملا کے میرا ہے 3200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے ہیں۔ پھر قطر نے کوئی 96 ارب ڈالر کے میرا ہے کون سے یہ ایئر جو طیارے لینے کی جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے۔ پھر سعودی عربیہ نے میرا ہے کوئی 140 ارب کو دفاعی ساز و سامان لینے کا جو ہے وہ معاہدے کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو معاہدوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس سے سٹرینتھ کس کو ملے گی، طاقت کس کو ملے گی؟ اس امریکہ کو ملے گی۔ اور امریکہ کون ہے؟ جو فلسطین میں ظلم کروا رہا ہے، جبر کروا رہا ہے، قتل و غارت کروا رہا ہے، اسرائیل کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس کو پوری سپورٹ کر رہا ہے۔ میں آپ کو انٹریکٹ کر رہا ہوں، دیکھیں پالیسی کتنی اس کی زبردست ہے کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے، ان سے ڈراتا ہے عرب ممالک کو، اور عرب ممالک کو اپنا اسلحہ بھیجتا میں ہے۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا، اور عرب والوں کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ کس کو تسلیم کریں؟ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اور یہ جو MBS ہے سعودی عربیہ کا بادشاہ، میرا خیال ہے کہ 3 اکتوبر 2018 میں یہی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اور اس نے وہاں بیان دیا تھا امریکہ میں کھڑے ہو کے شاہ سلیمان کے لیے کہ ہماری حمایت کے بغیر آپ کی حکومت 2 ہفتے کھڑی نہیں رہ سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بیان کے بعد جو جکاؤ، جو ان کی بردباری وہ سامنے آ گئی کہ جناب یہ ارب ہا ڈالر آپ کے لیے ہیں، کرلی ہماری طرف جو ہے نا دیکھنا نا، ہماری بادشاہت جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کے حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی دشمن ہے، جہاں کسی کا کوئی، یہ تو ابھی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی ممالک اپنے ملکوں میں شریعت کا ہی نفاذ نہیں کر سکے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈال سکے، ان کو کیا لگے کسی کا کہ کون کسی کا؟ یہ تو ان کو بچانے آ جائے تو کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، جو کھلانے آ جائے کہتے ہیں دوست ہے، وہ کافر ہو، وہ یہودی ہو، وہ کوئی ہو۔ جب یہ پڑھتے ہی نہیں، جب میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو یہ کہاں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، کہاں سلامی کرتے ہیں، کہاں جا کے عزت تلاش کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے ابھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہ مفادات کے جہاں ان کو کوئی دھابا لگتا ہے وہاں سارے لملیٹ ہو جاتے ہیں، یہاں ان کو کوئی کشکول بھر کے روٹی دے دیتا ہے، یہ ہمارے والے بھی سارے جتنے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، سائیں کوئی IMF جو ہے وہ کچھ نہ روک لے، کوئی کچھ نہ روک لے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اپنے ممالک خود ہمیں بھی اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ، اور میرا خیال ہے کہ بالخصوص اپنی جو انٹرنل پالیسیز ہے ہماری اس کو سخت کرنا پڑے گا۔ یہ جتنے منی لانڈرز ہیں یہ پوری دنیا میں کوئی جزیرہ ماسٹر ہے، کوئی بلجیم ہے، کوئی آسٹریلیا ہے، کوئی پناما لیکس ہے، کوئی جناب دبئی لیکس ہے، کوئی پنڈورا پیپر ہے، ایمن فیلڈ ہے، میرا خیال یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو جب تک آپ انصاف کے کٹیرے میں لا کے ملک کا لوٹا ہوا سرمایہ واپس نہیں لائیں گے، میرا خیال کہ لوگ آپ کو ابھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے ہمارے یہ کیا ہے شہباز شریف یہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ جزر۔ جب یہ خود منہ سے بولتے ہیں کہ جناب جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مانگنے آئے ہیں، تو ہم مانگنے تو نہیں آئے، ہماری مجبوری ہے۔ جب تک آپ اس لفظ سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کے دشمن جو ہے وہ نریندر مودی جیسا بھی باتیں کرے گا کہ میں نے ان کو کٹوڑا پکڑا دیا ہے اور در در پہ پھر رہے ہیں۔ میرا ہے کہ آپ کی جو انٹرنل پالیسی ہے، آپ کے ملک کا نظام عدل جو ہے اس کو بہتر کریں، اس کو مضبوط کریں، چوروں کو، منی لانڈروں کو، قاتلوں کو، جتنے بھی آپ کے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو انصاف کے کٹیرے میں لا کے کھڑا کریں۔ آپ کا دنیا میں خود بخود نام اوپر ہو جائے گا، اس کی وجہ کہ پوری دنیا کا نظام جو ہے نا وہ عدل و انصاف کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر کسی ملک نے ترقی کی ہے تو وہ عدل کے اوپر قائم رہ کے کی ہے، اگر کوئی ملک تباہ ہوئے ہیں تو وہ اپنا نظام عدل جو ہے
उसको उन्होंने तबाह किया तो मुल्क सही भी सही तबाह हो मैं गया। मांडला साहब दोबारा अभी आपकी तरफ आता हूँ। डिटो साहब, ये जो कशीदा सूरत हाल चल रही है, इसका असर जो है वो अफगानिस्तान, ईरान या खलीजी रियासतों पर भी तो पड़ सकता है और पड़ रहा है मुसलसल। बिल्कुल काशिफ साहब, इस कशीदगी का असर इस पूरे खित्ते पे पड़ेगा, खलीजी रियासतों पे भी पड़ेगा। कतर और दीगर जो अरब रियासतें हैं वहाँ पर भी पड़ेगा। अफ़गानिस्तान और ईरान तो हैं ही हमारे पड़ोसी, तो वहाँ पे तो बरह रास्त इसका असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। नंबर वन तो जैसे अभी मिर्ज़ा साहब बात कर रहे थे कि जी वहाँ पर वो BLA ने उनको इतनी सपोर्ट की है, BLA को या TTP को वो सपोर्ट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमें जो गारंटी कर सकता है वो कर सकती है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट। अब दहशतगर्दों से तो बात नहीं हो सकती। अब हमें अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ये गारंटी करेगी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरा, थोड़ा बहुत जो इनका असर रसूख है वो है ईरान के जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पर। अब ईरान की गवर्नमेंट ऑलरेडी हमें ये गारंटी कर चुकी है कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। बाकी रही सवाल तो जो BLA और TTP हैं, अब मेरा ख्याल है कि इनके TTP और BLA को अगर आप टोटल भी मिला लें तो इनकी स्ट्रेंथ 2000 से ज़्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है 700-800 एक्टिव लोग हैं BLA के पास, इतने ही एक्टिव लोग हैं TTP के पास। उनको इंशाल्लाह हमारी फोर्सेस ने जो अभी ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर दिया है, ये चुन चुन के मार देंगे। अब प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर आकर ख़त्म होता है कि जैसे अभी मांडला साहब ने किया कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको लाजमी बेहतर करना पड़ेगा। इस मुआशी सूरत हाल में हम भारत जैसे मक्कार दुश्मन के आगे खड़े रहने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, भारत के साथ हमने जहाँ जहाँ पे इंगेजमेंट करनी थी वहाँ पे की है। हम उसके साथ सफारती महाज पे बात कर सकते वो हमने की है। हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिए अभी जो उसने हरकत की है। दूसरी बात यह कि अभी अगर भारत दोबारा भी ऐसी कोई हरकत करेगा तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान फ़ौजी लिहाज से हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। हिंदुस्तान की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ बिल्कुल डिस्कस करने वाली है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी खलफशार हैं, पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए जो गद्दार हैं, गद्दार नहीं तो कम से कम ऐसे अहमक जिनकी बातें पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उस पर अफवाज पाकिस्तान को भी, मौजूदा गवर्नमेंट को भी ये सोचे बगैर, उस पर मतलब ये देखे बगैर कि कौन उनकी अपनी पार्टी में, कौन उनकी मुखालिफ पार्टी में, लेकिन वो बंदा जिसकी हरकतों से, जिनकी बातों से, जिनके मुख्तलिफ जो एक्शंस हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना होता है, पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उनकी निशानदेही भी होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं है। देखिए, अगर कोई आदमी ये सोचता है कि वो आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली का खौफ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अगर आपने मक्कार दुश्मन से, अगर बिल्ली से मुकाबला करना है तो आपको आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, अपना साजो सामान भी तैयार रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपने अंदर बैठे हुए जो मक्कार और फरेबी किस्म के इंसान है उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है शहजाद साहब, अफगानिस्तान का किरदार जो है वो अहम भी है और मशकूक भी है। क्या समझते हैं आपके इस वक्त? देखिए, हमारे बहुत सारे एहसान हैं, 4 दहाइयों से हमने उनकी मेहमान नवाजी की, हमने उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी, हमने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी, मतलब हर किस्म की हमने सपोर्ट दी। क्या किरदार देखती हैं आप अफगानिस्तान का इस कशीदगी में? देखें काशिफ साहब, जहाँ तक अफ़गानिस्तान की जो बाशऊर अवाम है या उसकी हुकूमत है, हम उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाते। वो हमारे ब्रादर हैं, हमारा ब्रादर मुल्क है अफ़गानिस्तान। मसला जब यहाँ पे ख़राब हुआ है, जिस वक्त ये आपको पता है 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुसा और वहाँ पर सारे मामलात हुए और पाकिस्तान जो है उस वक्त अमेरिका की हुकूमत को भी बार बार ये कहता रहा है कि इसको हम जो है इनके ऊपर छोड़ते हैं, ये अपनी हुकूमत बनाने का फ़ैसला करें। अगर हमने ऐसा ना किया तो ये यहाँ पर कई तंजीमें ऐसी जन्म लेंगी जो और ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। मगर फिर अमेरिका अपनी सुपर पावर के नशे में वहाँ पर उसने काफ़ी हलचल की, मगर फतह वो फिर भी नहीं हासिल कर सका। जैसे ही पाकिस्तान ने वहाँ से अफ़गानिस्तान से पाँव निकाला, बाद में अमेरिका को भी वहाँ से भागना पड़ गया। मगर ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए जो है ना वो अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे TLAP
BLA बन गई और बहुत सारी जो तंजीमें थी वो वहाँ पर बन गई, जिनको इंडिया पालता रहे और परवरिश करता रहे, जिनका अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे तालिबान ताल्लुकात। के साथ, तो अब ये वो अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर जी वो करेंगे। मसला ये रहा है कि क्योंकि जिस वक्त अमेरिका एकदम अफगानिस्तान से निकला तो अफगानिस्तान को भी अपनी सूरत हाल को समझ क्या नहीं आई। मतलब 5 साल लगाता और निकलने में? नहीं, कैसे निकलता? क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप वहां पर बैठ के अफगान की जो बुरी हुकूमत है उसको भी एतमाद में लें, पाकिस्तान को भी बीच में बिठाएं और बैठ के बात करें, मगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया था। अमेरिका ने अपने तौर पे वहाँ पे जो था बगैर बात किए हुए ये कमिटमेंट की थी पाकिस्तान के साथ कि वो पाकिस्तान को इस हालत में नहीं छोड़ के जाएगा कि अफगानिस्तान की बॉर्डर से पाकिस्तान के लिए वो होगा। उस नाजुक सूरत हाल का फायदा उठाया भारत ने। भारत ने जो है वहाँ पर फिर ये तंजीमें पाली और वहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर दहशत। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया शहजाद साहब। मैं जरा मांडला साहब से पूछ लूँ, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। मांडला साहब, ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, क्या आप किस नज़र से देखते हैं कि अफगानिस्तान का किरदार इस वक्त इस कशीदगी में जो है बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया कि वो किस साइड पे खड़ा होता है, वो क्या स्टांस लेता है, वो आप उसकी हुकूमत इंटरनल चीज़ों को कैसे देखती है? आपकी नज़र में आपकी क्या राय है इस वाले से? देखिए काशिम साहब, सबको पता है कि अफगानिस्तान के ऊपर भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जब से नेटो उधर था तो भारत ने मेरा बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की, फिर वहाँ मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप जो है ना वो तश्कील दिए, उनके सफाई सफ़ीर, उनके जर्नैल सब की जो है ना हमने इसका बाकायदा एक डोजियर दे चुके हैं, और उसके मेरा वो स्लीपर सेल वहाँ मौजूद है। अभी भी देखें कि जितने अफगान हमारे जा रहे हैं उधर, हम वापस भिजवा रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उनको वो राशन और ये चीज़ें जो है ना वो बाहर फुटेजेस बना के भेज दें कि जनाब उनकी ये अमदाद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। बाहर इसलिए निकलना है कि हमने अपनी जो बॉर्डर है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों को आपने सिक्योर करना है। अपने जो अदारे हैं उनको पूरा एक्टिव करना है। ये जितनी भी चेक पोस्ट हैं, देखिए जब कोई सिक्योरिटी फेलियर होता है तो वहाँ सिक्योरिटी के जो जिम्मेदारान हैं उनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी डालनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे जितने भी पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस है, अगर कोई SHO है उसके हदूद में कोई अगर जराइम होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उस SHO के ऊपर होती है। फिर DSP है, SP है, DIG हैं, RPs है, फिर IGs है, फिर इसी तरह सिक्योरिटी अदारे हैं, हमारे रेंजर्स है, FC है, लेवीज है, तमाम अदारे अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हम किसी को जो है ना वो मुर्ज़ इल्ज़ाम, क्योंकि दुश्मन को जब समझ ले कि यहाँ से दहशतगर्दी करवा रहा है तो रोकना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। कि अभी जैसे हमारे DGI SPR ने ये इतराफ़ किया है कि जनवरी 2024 से लेकर आज तक 3700 जो है ना वाक़यात दहशतगर्दी के पाकिस्तान में हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा इतराफ़ है, और इसके ऊपर इदारों को भी सोचना है, हुकूमतों को भी सोचना है कि तमाम अदारे अपने आप को जंगी हालात में तसव्वुर करें कि कोई आपका नहीं है। ये समझ लें कि आपके साथ सिर्फ अल्लाह है, और आपने अपने घर की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। जितने लोग चेक पोस्ट के ऊपर है प्रॉपर ड्यूटी दे कि एक साजो सामान असला एक बॉर्डर क्रॉस करता है, कई शहर क्रॉस करता, कभी कराची पहुंच जाता है, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी। तो मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी फेलियर्स है और इनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। और देखें कि अगर नया टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि गाड़ी दूर से आ रही हो तो मेरा ख्याल है वो सर्च कर लेते हैं कि इसके अंदर बारूद है, असला है, ये सारी चीज़ें हैं। रोज़ाना जो है ना वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम ठहरा देना कि वो फलां मुल्क है या फलां मुल्क है। अपना काम करें और ये जिम्मेदारी कबूल करें कि अभी हालत जंग में आपका दुश्मन मक्कार है, और क्योंकि फ्रंट के ऊपर आकर नहीं लड़ सकता वो, उसने अभी भी प्रोग्राम का यहाँ वक्त खत्म हो गया। मुझे यहाँ पे अब प्रोग्राम अपना क्लोज करना है। जाते जाते सिर्फ अपने नाजरीन के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि हालात बहुत कशीदा हैं, ताहाल सूरत हाल मामूल पर नहीं आई। हमारा सफारती वफद भी जा रहे हैं, सफारती कोशिशें भी जारी हैं, और हमें अपने आप को तैयार रखना है। न सिर्फ हमें बल्कि हुकूमत को भी माशी तौर पर भी अपने आप की तैयारी अपनी करनी चाहिए, और जैसे भारत अपनी तैयारियां कर रहा है उस तरह पाकिस्तान को भी हमा वक्त हर तरह की सूरत हाल को जो सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने ख़ुसूसन अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी सफारती सतह पर जो है वो तबादले करने चाहिए और वफूद के तबादले जारी रखने चाहिए, ताकि सफारती तौर पर हमारी जो कामयाबी हमें पहले मिली वो उसका तसलसल जारी रह सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।